कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालिंदी और उसके आदमी हॉल में बैठे थे। कालिंदी का चेहरा इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। उसने शेखर की तरफ देखा और बोली, मुझे किसी भी हालत में वो लड़की इस कोठे पर चाहिए और अब उस लड़की का ऐसा हाल करूँगी कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। वो शेखावत मेरा रेगुलर कस्टमर था, लेकिन उस लड़की ने एक ही रात में ऐसा जादू किया कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग जाए, उसे वो सबक सिखाऊंगी कि यहाँ पर रहने वाली हर लड़की मुझसे बगावत करने से पहले मरना मंजूर करेगी। शेखर, मनोज और सुरेश तीनों ही इसके खास आदमी थे और कालिंदी के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। आप फिक्र मत कीजिए माई, बहुत जल्दी ही वो लड़की आपके कदमों में होगी, शेखर ने कहा, जिस पर इन दोनों ने हामी भरी। इधर रति खाना खाने के बाद सोच रही थी कि वो मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाएगी, अब किसी को भी अपना फायदा नहीं उठाने देगी। उसे सबसे ज्यादा नफरत तो अपने भाई से हो रही थी, जिसने पैसे को लालच में उसे शेखर को बेच दिया और शेखर उसे कालिंदी के पास ले आया। तभी उसका ध्यान खुद पर गया। खुद पर आधे अधूरे कपड़े देख उसने जल्दी से अपने कपड़े ढूंढे, लेकिन उसके सारे कपड़े खराब हो चुके थे। उसकी नज़र जश्न के कमरे में बनी अलमारी की तरफ गई। लोगों के कमरों से बड़ी तो उसकी अलमारी ही थी। उसने अलमारी खोल कर देखी तो हैरान रह गई। उसमें लड़कियों के कपड़े भी थे। उसने एक फ्रॉक सूट निकाला। वो सूट उसके हिसाब से बड़ा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से वो फ्रॉक सूट पहन लिया। यही सही मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, उसने मन ही मन कहा और दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था और फिर खिड़कियों की तरफ भागी। बहुत कोशिश की उसने खिड़कियाँ खोलने की, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि ये खिड़की कैसी है और किस तरह खुलेगी। आखिर में वो दरवाजे तक आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, बाहर एक शख्स खड़ा था। अति ने बेचारगी से उस शख्स की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही उस शख्स ने अति का गाल अपने थप्पड़ से लाल कर दिया। एक दर्द भरी आह अति के होठों से निकली और आंखों में आंसुओं की लड़ी बहने लगी। जश्न ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे कमरे के अंदर लाकर एक झटके से छोड़ दिया। अति गिरते गिरते बची। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक तो जश्न सही था, अब अचानक से उसे क्या हो गया? कहीं वो भी उन लोगों की तरह उसे बेरहमी से मारेगा तो नहीं, और कहीं किसी और को बेच तो नहीं देगा। जश्न ने पहले जाकर दरवाज़ा बंद किया और फिर अति की तरफ आकर जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, ये छोड़ो मुझे। अति उसे खुद को छोड़ देने के लिए कह रही थी और उसे धक्का भी दे रही थी, लेकिन जश्न एक पल के लिए भी नहीं रुका और उसके कपड़े उतारता रहा। वो एक फ्रॉक सूट था, इसलिए उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने आखिर उसे उतार ही दिया। अभी तक अति कुछ समझी ही नहीं थी। जश्न ने उस फ्रॉक सूट को एकदम से अपने सीने से लगा लिया। आधे अधूरे कपड़ों में अभी यूं ही अति उसके सामने खड़ी रो रही थी, लेकिन जश्न की नज़रें उस पर नहीं थी। वो भी बस आंखों में आंसू लिए उस फ्रॉक सूट को अपने सीने से लगाए रो रहा था। तुम समझते क्या हो अपने आप को? कभी केयर करते हो तो कभी मुझे इस तरह जलील करते हो। यही चाहते थे ना तुम? मेरा जिस्म खरीदा है तुमने अपने जिस्म की आग बुझाने के लिए, तो लो, कर लो अपनी हसरत पूरी। अब वो तंग आ गई थी। पल पल उसे तड़पाया जा रहा था, जलील किया जा रहा था, एक चीज की तरह खरीदा बेचा जा रहा था और हर कोई उसे नोचने के लिए तैयार बैठा था। जश्न ने जिस तरह जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए थे, उसके बाद तो उसकी सब्र की सारी हदें टूट गई थी और उसके साथ साथ वो खुद भी पूरी तरह बिखर गई थी। बहुत कोशिश कर ली उसने अपने आप को बचाने के लिए कि अब वही होगा जो उसकी किस्मत में लिखा है। ये सोचकर ही उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और जश्न के सामने यूं ही खड़ी रही। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा और नफरत थी जश्न के लिए। उसने यूं ही जश्न को गिरेबान से पकड़ा और बोली, रुके क्यों हो, अब करो अपनी हसरत पूरी। मेरे जिस्म को पाकर अपने जिस्म की आग बुझा लो, इसलिए मुझे यहाँ लाए थे ना। करो अब मेरे साथ जबरदस्ती, करो मेरा रेप। जश्न ने अब उसकी तरफ ध्यान दिया तो एकदम से बुरी तरह कांप गया।
उसने जल्दी से पलटकर अपनी आंखें बंद कर ली। अपने गुस्से में उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अति को उस फ्रॉक सूट में देख वो खुद पर काबू नहीं रख सका। ये फ्रॉक सूट और किसी का नहीं, उसकी बीबी का था। सिर्फ बीबी नहीं, उसकी मोहब्बत, उसकी जान, उसकी ज़िंदगी, वो सब कुछ थी। नियति, नियति नाम था उस लड़की का। और कभी कभी प्यार से जश्न उसे अति भी कह देता था। पलट क्यों गए? करो ना अब अपनी चाहत पूरी, यही तो चाहिए था ना तुम्हें। तो खड़ी हूँ तुम्हारे सामने, क्यों रोक रखा है खुद को? इसलिए ही तो तुमने करोड़ों रुपए उस घटिया औरत को दिए थे ना, तो आओ और नोच लो इसे। अति घूमकर उसके सामने आकर बोली। जश्न ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में किसी गर्म शीशे की तरह पिघल रहे थे और उसके दिल में किसी कांच की तरह चुभ रहे थे। चुप 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 हो जाओ, जश्न चीख कर बोला और अपने कांपते हुए हाथों से उसने वो फ्रॉक सूट अति के सीने पर वापस रख दिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने जिगर का टुकड़ा निकालकर किसी को सौंप दिया हो। पहन लो इसे, वो रोते हुए बोला। उसके कहने में बेहिसाब दर्द था। अति तो बस हैरानी से उसे देखती रही। उसकी आंखों से भी बेहिसाब आंसू बह रहे थे। उसने जल्दी से उस कपड़े को अपने ऊपर लपेट लिया। जश्न से अब एक पल भी वहां नहीं रुका जा रहा था। वो दरवाज़ा खोल जल्दी से वहां से बाहर निकल गया और जाते जाते दरवाज़ा भी बंद कर गया। अति ने रोते हुए उस कपड़े को दोबारा खुद पर पहना और नीचे फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। क्या हो रहा है उसके साथ, और क्यों उसके साथ ही क्यों? अभी कुछ दिन पहले तक तो वो सब कुछ ठीक था। उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। भले उसके माँ बाप नहीं थे, वो कुछ साल पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन वो अपने भाई के साथ कितनी खुश थी। 3 महीने पहले ही अचानक से उसका भाई शादी करके अपनी बीबी को अपने साथ घर लाया। भले ही उसके भाई ने अचानक से शादी की, लेकिन अति खुश थी अपनी भाभी के आ जाने से, ये सोच कर कि कम से कम घर में खुशियाँ तो आई। पर उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ तो शायद उसी दिन उससे रूठ गई थी जिस दिन उसके घर में उसकी भाभी ने कदम रखा था। उसे कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब से उसकी भाभी घर में आई, तब से ही उसके भाई का रवैया उसके प्रति बदल गया था। उसे हर बात पर सुनाया जाता, ताने दिए जाते हैं, उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई और उससे सारा दिन घर का काम करवाया जाता। अति को काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। इसलिए उसने पहली बार अपने भाई के सामने किसी चीज़ की जिद की, जिसका जवाब उसे उसके भाई ने उस पर हाथ उठाकर दिया। वो हैरान रह गई। जिस भाई ने कभी उसे डांटा तक नहीं था, आज उसी भाई ने उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन एक बार जो हाथ उठाने का सिलसिला शुरू हुआ तो वो खत्म ही नहीं हुआ। अब हर छोटी छोटी बात पर उस पर हाथ उठाया जाने लगा और उसे सारा दिन कोसा जाता। उसके माँ बाप की मौत का जिम्मेदार भी उसे ही ठहराया जाता, जबकि उसका तो उन सब चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं था। वो हर चीज़ चुपचाप सहती रहती, उसकी वजह से उसके भाई भाभी के रिश्ते में दरार ना आ जाए। इसलिए वो कभी भी अपनी भाभी को कोई जवाब नहीं देती। लेकिन एक दिन हद हो गई। दूध उबालते वक्त अति किसी ख्याल में खोई हुई थी, तो उबालते वक्त दूध का उसे पता ही नहीं चला और थोड़ा सा दूध गैस पर गिर गया, जिसके बाद उसकी भाभी को इतना गुस्सा आया कि उसने वो सारा दूध अति के ऊपर गिरा दिया और कहा कि मेरा पति सारा दिन मेहनत से पैसे कमाता है और वो उसके पैसे को बर्बाद कर रही है। एक तो गर्म दूध की जलन और दूसरा अपनी भाभी के ताने सुनकर रो रो कर अति का बुरा हाल हो चुका था। उसे ये भी डर था कि भाई के घर आने के बाद वो उसका क्या हाल करेंगे। लेकिन जब उसका भाई घर में आया तो सब उसकी सोच के उलट हुआ। आज पहली बार उसके भाई ने उसका हाल चाल पूछा, लेकिन अति ने जो उसकी भाभी ने उसके साथ किया वो सब नहीं बताया। उसके भाई ने उसे एक नया सूट दिया और पहनने के लिए कहा और उसके बाद उसे अच्छे से खाना खिलाया। शायद उन्होंने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, लेकिन अति ने खाना ढंग से नहीं खाया, इसलिए उस दवाई का असर उस पर ज़्यादा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ही एक शख्स उनके घर आया। रात का वक्त था, इसलिए अति अपने बिस्तर में ही थी और उसे बिस्तर में देख उसके भाई भाभी को लगा शायद वो सो रही है।
वो उनके कमरे में आए और बातें करने लगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर अति के होश उड़ गए और आंखों में से बेहिसाब आंसू बहने लगे। उसके भाई ने 5 लाख में उसे शेखर को बेच दिया था। उन सब की बातें सुनकर अति अपनी जगह से उठी और अपने भाई के सामने गई। जो भाई उसे अपनी जान से प्यारा था, आज उससे ही उसे नफरत हो रही थी। उसने उससे पूछा कि वो एक भाई होकर अपनी ही बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो जवाब उसके भाई ने नहीं, भाभी ने दिया कि आज तक उसके माँ बाप के इलाज और उसके रहने सहने और पढ़ाई लिखाने में जितना भी खर्चा हुआ है सब उसके भाई ने किया है, तो अब वक्त है वो सब वापस वसूलने का। अति ने उनका विरोध किया और उन्हें पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन शेखर पूरी तैयारी के साथ वहां पर आया था। उसने अति को बेहोश किया और सीधा कालिंदी के पास उसके कोठे पर ले आया। शेखर लड़कियों के दलाल के साथ साथ उसका सबसे करीबी आदमी भी था। उसका हर काम वही देखता था। यूं ही रोते रोते और अपने अतीत की बातें सोचते सोचते अति फर्श पर बैठे बैठे ही सो गई। वहीं कमरे में जो कुछ हुआ उसके बाद जश्न सीधा घर से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। बार बार अति के आंसू, उसके कहे गए शब्द और उसका वो जख्म और घावों से भरा जिस्म उसके सामने आ रहा था जो उसे बेचैन कर रहे थे। उसकी आंखें नमी से झिलमिला रही थी और हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ सोचते हुए उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन अगले ही पल आंखें खोल उसके सामने से आता ट्रक देखा जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की ब्रेक फेल हो चुकी थी। उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो ट्रक स्पीड से उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ा और उसकी गाड़ी हवा में उछल गई और एक झटके से नीचे सड़क पर गिरी। खून से लथपथ उसका हाथ गाड़ी की खिड़की पर झूल गया। वहां खड़े सभी लोग जल्दी से उसकी गाड़ी की तरफ दौड़े। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया था, क्योंकि भले ही वो अपने गुरूर में मगरूर हो, लेकिन गरीबों के लिए वो एक मसीहा भी था। उन लोगों ने जल्दी से उसे गाड़ी से बाहर निकाला और सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। हॉस्पिटल एडमिट होते ही जश्न के एक्सीडेंट की बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और ये आग से खावत तिला में भी तबाही लेकर आई। अति की जब आंखें खुली तो खुद को अनजान जगह में पाकर वो एकदम से उठकर बैठ गई, लेकिन अगले ही पल उसके जहन में बीते दिनों की कड़वाहट घुल गई और आंखों से आंसू एक बार फिर बह गए। लेकिन उसने जल्दी से खुद को समेटा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगी। जैसे ही उसने कमरे के बाहर कदम निकाला, किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए नीचे ले आया। वो खुद को छुड़वाने की और मनीषा को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन मनीषा लगातार उसे खींचते हुए नीचे तक ले ही आई। मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, अति ने कहा और एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया तो मनीषा ने गुस्से से उसे देखा और फिर से उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें क्या दर्द होगा? दर्द तो उसे हो रहा है जो तुम्हें इस घर में लेकर आया। अति अपने हाथ को देख रही थी जो मनीषा ने इतना ज़्यादा कसकर पकड़ा था कि पूरा हाथ लाल हो गया था और उसकी उंगलियों के निशान लाल से नीले हो चुके थे। मनीषा ने उसके हाथ की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए तुनक कर बोली, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन और इस घर में क्या कर रही हो? सुबह जश्न जी तुम्हें इस घर में लेकर आए और तुम्हारे साथ साथ इस घर में मनहूसियत भी आई, जो तुम्हारे आते ही उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रागिनी जी और हर्ष दोनों जश्न के एक्सीडेंट की खबर मिलते ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे, इसलिए मनीषा घर पर अकेली थी। वो किसी तरह जश्न के कमरे में जाने का रास्ता ही ढूंढ रही थी कि अति को बाहर की तरफ झांकते देख उसे ये मौका मिल गया था। रागिनी जी या फिर जश्न इस घर में होता तो उसकी कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। उसे जश्न के एक्सीडेंट का दुख तो था, लेकिन उसका इरादा अति को इस घर से निकालने का था। जिस तरह सुबह जश्न उसे अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया था, उसे जश्न के इरादे अति को लेकर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो उसे इस घर से बाहर निकालना चाहती थी, जो कि जश्न के होते हुए तो मुमकिन ही नहीं था। जश्न के एक्सीडेंट की खबर सुनकर अति भी हैरानी से मनीषा की तरफ देख रही थी। उसको बुरा लग रहा था, लेकिन जो कुछ उनके बीच हुआ था उसके बाद उसके दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी और नफरत इस वक्त उसके मासूम दिल पर भारी पड़ रही थी।
अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो उन्हें नहीं कहा गाड़ी में कहीं जाने के लिए। अति भी गुस्से से बोली। वाह, कितनी एहसान फरामोश है तू। वो तुझे इस घर में लेकर आए और तू उनके लिए ही बद्दुआ दे रही है। कोई बद्दुआ नहीं दी मैंने, लेकिन अब उनको दुआ दूँ, इतनी दरिया दिल भी नहीं हूँ। अति ने गुस्से से उसकी बात बीच में काटते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी। तभी मनीषा ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़ा और बोली, तुझ जैसी लड़कियों की दुआएं जश्न जी को चाहिए भी नहीं, उनके लिए मैं हूँ। तेरी दुआएं तो क्या, तू भी उन्हें इस घर में नहीं चाहिए? कहते हुए ही उसने अति को खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू कर दिया था। अति एक बार फिर उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक तो बदन दर्द और दूसरा हाथ इतनी जोर से दबाने पर वो सिर्फ कोशिश करती रह गई। जबकि मनीषा ने दरवाजे पर पहुंचकर उसे एकदम धक्का दे दिया और बोली, इससे पहले कि जश्न जी आकर तुझे इस घर से बाहर निकालें, अभी इसी वक्त अपनी मनहूस शक्ल लेकर चली जाए यहाँ से, वरना क्या? तभी एक रोबदार आवाज़ वहाँ पर गूंजी, जिसे सुनकर मनीषा की आंखें और कान दोनों बड़े हो गए। उसने मुश्किल से नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा तो जश्न, रागिनी जी और हर्ष के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा था। मनीषा के धक्का दे देने से अति दरवाजे पर गिर गई थी और नीचे फर्श पर बैठी थी। धक्का देने से वो एकदम दरवाजे से टकरा गई, जिससे उसकी पूरी बाजू छिल गई थी और खरोच आने के कारण उसमें से खून आ रहा था। जश्न के सिर पर और हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी। मनीषा को गुस्से से देखते हुए वो अंदर की तरफ आया और बोला, बोलिए, वरना क्या? मैं तो इसे घर से बाहर निकाल रही थी। जब से घर में आई है तब से अपशगुन ही हो रहा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, सुबह ही ये घर पर आई और शाम होते होते आपकी जान पर बन आई। मनीषा ने मुंह बनाते हुए कहा तो जश्न के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक नज़र अति की तरफ देखा, जो अपनी बाजू पर हुए घाव की तरफ देख रही थी। मेरी जान लेने के इरादे एक बार नहीं 1000 बार हुए हैं, लेकिन जश्न सिंह शेखावत की जान लेना इतना आसान नहीं। और रहा सवाल इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, ये सवाल करने का हक आपका नहीं और इसका जवाब देना मैं ज़रूरी भी नहीं समझता। कहते हुए उसने एक बार फिर अति को अपनी गोद में उठा लिया, जो अभी तक नीचे फर्श पर ही बैठी थी। उसकी खुद की बाजू पर पट्टी बंधी थी और इस वक्त उसे असहनीय दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अति को नीचे नहीं उतारा। तुमने इसे क्यों उठा लिया गोद में? तुम खुद इस वक्त इतने दर्द में हो और अभी भी इस लड़की की परवाह किए जा रहे हो। आखिर ये सब हो क्या रहा है, मुझे बताओगे या नहीं? रागिनी जी जश्न को देखते हुए बोली, लेकिन जश्न बिना उनका कोई जवाब दिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रागिनी जी बस निराशा से उसे जाते देखते ही रह गईं, लेकिन उसके बाद उन्होंने गुस्से भरी नज़रों से मनीषा की तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमरे से बाहर जाने की? जश्न ने कमरे में आकर फिर से अति को बेड पर पटकते हुए कहा और अलमारी की तरफ गया। और आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अति ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, लेकिन जश्न ने घूर कर उसकी तरफ देखा और फिर से उसकी तरफ बढ़ गया। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हें यहाँ मैं लेकर आया हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूली, और भूल भी कैसे सकती हूँ कि आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, वो भी खरीद कर। उसने खरीद शब्द पर जोर देते हुए कहा तो जश्न के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और उसके चेहरे की नसें तन गई। क्या हुआ, सच सुनना पसंद नहीं क्या आपको? अति ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा और बोली, मैंने तो आपको पहले भी कहा है, झूठ का नकाब ओढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी सारी सच्चाई जानती हूँ मैं, आपके इरादों को अच्छी तरह से समझती हूँ और कोई हैरानी नहीं है मुझे आपके इरादों को जानकर, क्योंकि यहाँ पर जब अपने ही हमें इंसान ना समझ पाए तो परायों से क्या उम्मीद करनी। जब हमारे अपने खून के रिश्ते ही हमारा अस्तित्व मिटाने पर तुले हों तो दूसरों से अपने वजूद की रक्षा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जश्न उसके सामने खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। यूं ही उसकी बातें सुनते सुनते वो पूरी तरह से उसके ऊपर झुका तो अति पीछे हटने लगी, लेकिन जश्न की आंखों में गुस्से की लाली देखकर वो पूरी तरह सहम गई थी, इसलिए पीछे हटने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। तुम्हें क्या लगता है क्या नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे इरादे मेरे दिमाग के अलावा मेरे लबों तक नहीं आते तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चले जाएंगे?
लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ खरीद कर लेकर आया हूँ अपनी हसरतें पूरी करने के लिए लेकर आया हूँ, तो जैसा तुम चाहो वैसा समझो। तुम्हारी चाहत और समझ से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बात और, अगर सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें खरीद कर यहाँ लेकर आया हूँ, तो एक बात याद रखना, जश्न सिंह शेखावत एक स्मार्ट बिजनेसमैन है जो एक पैसा बर्बाद नहीं करता। तो तुम्हारी कीमत तो फिर भी करोड़ों में लगी थी, इसलिए जब तक मैं ना चाहूँ तुम इस घर से तो क्या, इस कमरे से भी बाहर नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर अति की आंखों में नमी तैर गई। जो 1% उम्मीद थी उसे कि जश्न वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है, वो भी टूट गई थी। लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर तालियां बजाते हुए बोली, आ गए ना आप अपनी औकात पर, यही है आपका असली चेहरा। लेकिन एक बात याद रखना, भले ही होंगे आप बड़े बिजनेसमैन और कहीं के राजकुमार, लेकिन मुझ पर अपनी ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। मुझे यहाँ नहीं रहना मतलब नहीं रहना, और आप चाहे जितनी मर्जी बंदिशें लगा ले, तो उन बंदिशों को तोड़कर मैं यहाँ से निकल कर ही रहूँगी। अति की बात सुन जश्न हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसके करीब बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। अति गुस्से से उसे देखती रही, लेकिन जश्न को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने हाथों में ली हुई ट्यूब में से दवाई निकाली और अति की बाह पर लगाने लगा, जहां आज उसे दरवाजे पर लगने की वजह से चोट आई थी। अति ने अपनी चोट पर दवाई महसूस करते ही उससे अपनी बाह छुड़वानी चाही, लेकिन जश्न ने उसकी बाह को बेहद कसकर पकड़ा हुआ था। दवाई लगाने के बाद जश्न ने खाना मंगवाने के लिए मेड को फ़ोन किया और सिर्फ अति के लिए खाना मंगवाया। अति गुस्से से उसे घूर रही थी, लेकिन जश्न के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। थोड़ी ही देर में रमा आंटी उनके लिए खाना लेकर आई, जिसे जश्न ने दरवाजे से ही ले लिया। दरवाज़ा बंद कर वो खाने की ट्रे अति के पास लेकर आया और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, रात काफ़ी हो गई है, खाना खाओ और सो जाओ। मैं भी यहीं हूँ और तुम भी यहीं हो, हमारी लड़ाई तो फिर कभी भी पूरी हो जाएगी। उसके रवैये से अति पूरी तरह से खींच गई थी। जश्न पूरी तरह से उसकी समझ से बाहर होता जा रहा था, इसलिए उसका सारा गुस्सा उसके चेहरे पर उतरा और गुस्से से ही उसने उस थाली को पीछे की तरफ फेंक दिया और चीखते हुए बोली, नहीं चाहिए आपका ये खाना और ना ही आपकी बातें सुननी है। एक तरफ से जख्म देते हैं और दूसरी तरफ मरहम लगाने भी आ जाते हैं। कैसे एक पल में बदल जाते हैं आप, थक नहीं जाते ये नाटक करते करते। वो गुस्से में बोल रही थी, लेकिन जश्न उसकी बातों पर ध्यान ना देकर चुपचाप वो खाना वापस से उठाकर ट्रे में रखने लगा और उस जगह को साफ करने लगा जहाँ पर खाना गिरा था। घर में सैकड़ों नौकर होंगे, लेकिन जश्न खुद वो सारा गंदा साफ कर रहा था। अति को जश्न पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा अपनी ही हरकत पर कि उसने गुस्से में खाना क्यों फेंका। वो भी अपनी जगह से उठी, जश्न के हाथ से पोछा खींच कर नीचे फर्श से सारे दाग साफ करने लगी। उसके इस तरह आने से और पोछा खींच कर नीचे फर्श साफ करने से जश्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अति ने वो सब साफ करके सारा सामान एक साइड पर रख दिया और हाथ धोकर वापस से आकर बेड पर बैठ गए। जश्न ने थोड़ी देर पहले मंगवाई बड़े बड़े बैग में से एक नाइट सूट निकाल कर अति को दिया और बोला, कपड़े बदल लो और फिर आराम से सो जाना। एक नज़र उसने गुस्से से देखा और फिर मुंह बनाते हुए उससे वो कपड़े खींचकर बाथरूम में चली गई। वो कपड़े बदल कर आई तो जश्न भी अपने कपड़े बदल चुका था। उसे गुस्से में देखते हुए अति एक बार फिर से आकर बेड पर बैठ गई, तो अगले ही पल जश्न भी बेड पर आया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। एक पल के लिए तो अति की धड़कन ही रुक गई। वो हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए जश्न को देख रही थी, लेकिन जश्न ने उससे नजरें नहीं मिलाई। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ही जश्न बोला, बस एक रात चाहिए सुकून की, और उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख दिया, जैसे कहना चाहता हो कि वो उसके बालों को थोड़ा सहला दे। उसके इस तरह लेट जाने से अति को पिछली रात याद आई, जब जश्न यूं ही उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया था। जिस जगह पर पूरी रात लड़कियों के जिस्म को नोचा जाता है, उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है। खुद को मर्द कहलाने वाले नामर्द दूसरों की कमजोरी पर हंसकर अपनी ताकत को दिखाते हैं।
उस जगह पर जश्न ने उसके साथ रात तो बिताई थी, लेकिन उसे छुआ भी नहीं था। बस यूं ही उसकी गोद में सिर रख सोता रहा। आखिर क्यों? वो कल भी मेरे साथ ऐसे ही सोया और आज भी। क्या पहेली है? जश्न जो सुलझने की बजाय उलझती जा रही थी अति के लिए। यूं ही अपनी सोचों में डूबी अति के हाथ कब जश्न के बालों में चलने लगे उसे पता ही नहीं चला। बस आंखों से एक बूंद आंसू निकला जो जश्न की आंख के बिल्कुल नीचे गिरा। और क्या किस्मत पाई उस आंसू ने, जो एक की आंख से निकल दूसरे गालों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा गया। लेकिन उस आंसू के बाद अति की धड़कनें एकदम से रुक गई जब जश्न ने पलटते हुए चेहरा भी फेरा और अति के पेट से लग गया। उसके होठ उसके पेट को छू गए और आंसू उसकी आंख से भी निकल गया। अचानक ही उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो झटके से ऊपर हुई तो हलचल महसूस कर जश्न ने भी अपनी आंखें खोली। एक्सप्रेशनलेस चेहरे लिए वो उठा और अपने कमरे में ही दूसरी तरफ बने एक दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया। अति बस हैरानी से उसे जाते हुए देखती रही। उसके जाने के बाद उसने अंगड़ाई ली, लेकिन उसकी अंगड़ाई लेते लेते ही जश्न कमरे में वापस आ गया तो उसने जल्दी से अपनी बाहें नीचे कर मुंह बंद कर लिया। जश्न जो उसकी तरफ ही देख रहा था उसे हंसी आ गई तो उसने जल्दी से अपना चेहरा फेर लिया और छिपकर मुस्कुराने लगा, जबकि अति उसे घूर रही थी गुस्से से। जश्न उसे बिना कोई रिस्पॉन्स दिए ही बाथरूम में चला गया। उसके वॉशरूम में जाने के बाद अति ने अलमारी की तरफ देखा जहाँ से कल उसने वो फ्रॉक सूट निकाला था। अब तो इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक बार उस अलमारी का दरवाज़ा ही खोल दे। ना जाने कब जश्न पर कोई भूत सवार हो जाए और वो फिर से ऊटपटांग हरकतें शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर आया तो अति वैसे ही बैठी थी। जश्न ने टेबल पर रखे बैग में से एक सूट निकालकर उसे दिया और बोला, नहा लो, बेटर फील होगा। इससे पहले कि जश्न का मूड चेंज हो जाए अति ने जल्दी से वो कपड़े उससे लिए और बाथरूम में भाग गई। जश्न ने रमा आंटी को फ़ोन किया और अति के लिए नाश्ता ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद अति नहाकर बाहर आई तो कमरे में कोई भी नहीं था। उसने अपनी पीठ पर टॉवेल लपेट रखा था। कमरे में किसी को भी ना देखकर उसने वो टॉवेल उतारकर बेड पर फेंका और आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी पूरी पीठ खुली थी क्योंकि जो सूट जश्न ने उसे दिया था उसकी बैग पर जिप लगी हुई थी जो उससे बंद ही नहीं हो रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर वो एक बार फिर से उस जिप को बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। तभी उसे अपनी पीठ पर किसी की उंगलियों की छुअन महसूस हुई। उसने आईने में से नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसके पीछे जश्न खड़ा था। वो एकदम से अपनी पीठ को कवर करते हुए पलटकर खड़ी हो गई। आप तो यहाँ नहीं थे, फिर अचानक कैसे? वो हकलाते हुए बोले। इस वक्त वो पूरी तरह पसीने से भरा हुआ था, शायद कसरत या फिर जिम करके आया था। उसके चेहरे को देखते हुए जश्न उसके करीब हुआ और उसके हाथों को उसकी कमर से हटाकर उसकी जीभ बंद करने लगा। उसके इस तरह करीब होने से अति की सांसें अटक रही थी। उसका चौड़ा सीना उसके बिल्कुल करीब था जिस पर बार बार उसकी नज़र ठहर रही थी। लेकिन उसका बुरा हाल तब हुआ जब जश्न के होठ बिल्कुल उसके कानों से टकराए और वो धीमे से बोला। पलटकर खड़े होने से आईना नहीं पलट गया, अभी भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। अति के होठ सूखने लगे। उसने तो ध्यान ही नहीं दिया कि वो पलट कर भी तो आईने के सामने ही है और अब उसकी पूरी पीठ आईने से जश्न को दिखाई दे रही है। उसने जल्दी से पीठ पर हाथ रखे, लेकिन तब तक जश्न जीभ बंद कर चुका था। उसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ तो जश्न अपना पसीना पोंछते हुए दरवाज़ा खोलने गया। सामने रमा आंटी ब्रेकफास्ट की ट्रे लिए खड़ी थी। जश्न ने एक बार फिर दरवाजे पर ही उनसे वो नाश्ते की ट्रे ले ली और दरवाज़ा बंद कर अंदर आ गया। नाश्ता देख अति ने अपने होठों पर जीभ फेरी। उसे बहुत भूख लगी थी क्योंकि कल रात भी अपने गुस्से के चलते वो खाना नहीं खा पाई थी। जश्न ने टेबल पर खाना रखा और उसे खाने के लिए कहा तो अति जल्दी से सोफे पर बैठकर खाने लगी, लेकिन खाते खाते उसके हाथ और मुंह दोनों रुक गए जब उसने जश्न की बात सुनी जो अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जा रहा था। मुझे ऑफिस जाना है, शाम को वापस आऊँगा और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इस कमरे में ही रहोगी, चाहे कोई भी दरवाज़ा नॉक करे। ना ही तुम बाहर जाओगी और ना ही कोई इस कमरे के अंदर आएगा।
पर मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे एक ही बात बार बार दोहराने की आदत नहीं है, जश्न ने कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। हाँ, मेरी मर्जी वैसे भी क्यों चलेगी? मर्जी और इच्छा तो इंसानों की होती है। मैं कौन सा कोई इंसान हूँ? मैं तो आपकी खरीदी हुई एक चीज़ हूँ जिसकी ना अब कोई ज़रूरत रही ना ख्वाहिश। जब तक आपका मन नहीं भरता मुझसे तब तक तो मुझे आपके इशारों पर ही चलना है और उसके बाद उसके इशारों पर जिससे आप मुझे बेचें। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही जश्न गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर एक झटके में उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। वो गुस्से से उसे घूर रहा था और अति भी आंखों में नमी और गुस्सा एक साथ लिए उसे देख रही थी। लेकिन आखिर उसे ही अपनी नज़रें झुकानी पड़ी क्योंकि जश्न की आंखों की इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही थी जो उसकी नज़रें अब और नहीं झेल पा रही थी। पहले ही कहा है तुमसे और अब भी कह रहा हूँ, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकती हो। तुम्हारी सोच से ना मेरी सोच बदलेगी और ना ही मेरे इरादों को कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ तुम्हें कि होगा वही जो मैं चाहता हूँ, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर उसे एक झटके में छोड़ जश्न वहाँ से बाथरूम में चला गया और फिर तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गया। माई, बहुत कोशिश कर ली हमने पर साला वो शेखावत का घर घर नहीं कोई जेल है जहाँ उसकी इजाज़त के बिना ना कोई अंदर जा सकता है और ना कोई बाहर आ सकता है। शेखर ने झल्लाते हुए कालिंदी से कहा। मुझे तो लगता है उस शेखावत को उस लड़की से इश्क हो गया इसलिए उसे अपने घर ले गया। अकेला तो है ही, शायद शादी। चुप, एकदम चुप, एक लफ्ज़ और नहीं। कालिंदी ने सुरेश की आंखों दिखाते हुए कहा और अपनी एक उंगली अपने ही होठों पर रख ली। वो लड़की किसी की बहू बीबी नहीं बन सकती, वो एक वेश्या है और उसे इस कोठे की शान बनना है। उसे लोगों की रखैल बनना है, किसी के घर की इज्जत नहीं। उसका काम इस बाजार में धंधा करना है, किसी को मोहब्बत करना नहीं। कालिंदी ने आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए चीखते हुए कहा। उसने गुस्से से तीनों की तरफ देखा और बोली, उसके घर में चाहे सब्जी वाला बनकर जाओ या दूध वाला, लेकिन मुझे वो लड़की इस कोठे में चाहिए। जश्न के जाने के बाद अति चुपचाप कमरे में बैठी रही। एक तरफ अपने भाई की बातें दुख दे रही थी तो दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी जश्न की बातें उसे याद आती और आंखें नम हो जाती। रोना नहीं चाहती थी लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोती रोती वो एक बार फिर सो चुकी थी। अब दोपहर हो चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और जश्न अंदर आया। उसके हाथों में एक छोटा सा कैरी बैग था। वो अति से कहकर गया था कि रात को आएगा, लेकिन अभी उसे गए 4 घंटे ही हुए थे कि वो वापस से आ भी गया। उसने आकर अति की तरफ देखा जो बिस्तर पर सिमटी हुई सो रही थी। दरवाज़ा बंद कर जैसे ही वो उसके करीब बढ़ा और उसे देखने लगा, थी तो वो बच्ची सी, लेकिन कई दिनों से मासूमियत भी उससे शायद रूठ गई थी। जो कुछ वो अपनी ज़िंदगी में देख रही थी वो तो बड़े बड़ों को झकझोर कर रख दे, तो वो तो फिर भी 17 साल की मासूम थी। गालों पर छपे आंसू और सूखे ओठ बता रहे थे कि वो काफ़ी देर रोई है और उस पर से लाल नाक। बस तौबा तौबा, सोती हुई भी वो बहुत क्यूट लग रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी इसलिए वो सिकुड़ रही थी। जश्न ने एसी का टेम्परेचर कम किया और उसके ऊपर कंबल उड़ाने लगा, लेकिन तभी उसकी उंगलियां उसके गालों को छू गई। उसके बाद जश्न ने जल्दी से अपने हाथ उसके गालों पर रखे। अति को बहुत तेज़ बुखार था। अब उसे अति की ठंडी ठंडी सिसकियां भी सुनाई देने लगी जो वो बुखार में कांपते हुए ले रही थी। ऐ लड़की, जश्न ने उसे पुकारा, लेकिन वो लगभग बेहोशी की हालत में थी। जश्न ने जल्दी से एसी पूरी तरह से बंद किया और अति को पूरी तरह से अपनी गोद में ले लिया। अति शब्द उसके होठों से निकल ही नहीं रहा था, इसलिए वो उसे ए लड़की कहकर ही पुकार रहा था। लेकिन अति अपनी आंखें नहीं खोल रही थी, बस कांपे जा रही थी। जश्न ने उसे दोबारा बेड पर लिटाकर अलमारी में से एक सिरप निकाला और उसके होठों को खोल चम्मच से उसे वो सिरप पिलाया। उसके बाद वो कंबल में अति के साथ ही लेट गया। उसने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके हाथ पैर मसलने लगा। धीरे धीरे उसका कांपना कम हो रहा था और जिसमें हो रही तपन भी कम हो रही थी। इस वक्त उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। अति को यूं बुखार से तड़पते देख उसे वो तड़प खुद भी महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ मनीषा को जब पता लगा कि जश्न घर वापस आया है तो वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल आई,
लेकिन तब तक जश्न अपने कमरे में जा चुका था और अब उसका दरवाज़ा भी बंद था। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में जो दिन में भी तुम इसके बिना नहीं रह पाए? जब से ये लड़की आई है तब से तुम्हें ढंग से देख भी नहीं पाई मैं। जिस कमरे में आज तक मैं कदम नहीं रख पाई थी, महारानी उस कमरे में अपना डेरा जमा कर बैठी हैं। इससे पहले की बात और आगे बढ़े, मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे जल्द ही उसे इस घर से बाहर निकाल कर फेंकना होगा। उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मन ही मन कहा। दवाई की वजह से और जश्न के लगातार उसके हाथ पैर मसलने की वजह से अति का बुखार उतरने लगा था और अब उसका पूरा शरीर पसीने से भरने लगा था। शरीर की पूरी गर्मी निकल रही थी, इसलिए उसने अपना कंबल उतार कर फेंक दिया और कपड़े भी इधर उधर करने लगी। गर्मी गर्मी, वो नींद में ही बड़बड़ाई। उस दवाई की वजह से वो बहुत गहरी नींद में थी, लेकिन अब गर्मी उसे बेचैन कर रही थी। जश्न ने अब उसका बड़बड़ाना सुना तो उसने कंबल अलग कर दिया और उसे यूं ही अपने कपड़े हटाते देख उसने एसी ऑन किया और एक बार फिर कंबल अति और खुद के ऊपर डाल दिया। वो पहले उसके हाथ पर मसल रहा था तो अब उसके चेहरे और गर्दन पर फूंक मार रहा था। कब उसे भी यूं ही नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन जब थोड़ी देर बाद दवाई का असर खत्म हुआ तो अति ने हरकत करनी शुरू की। खुद को यूं कंबल में देख उसे थोड़ी हैरानी हुई और तभी उसने महसूस किया कि कंबल के साथ साथ वो किसी की बाहों में भी सिमटी हुई है। उसने आंखें खोल कर देखा तो जश्न का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसके बाद ही उसकी नज़र उसके चौड़े सीने पर गई, जहाँ से कंबल थोड़ा सरक गया था। उसे यूं देख उसकी सांसें अटकने लगी। ना वो बिस्तर से उठने की हिम्मत कर पाई और ना ही कुछ कहने की, लेकिन उसकी आंखें हिम्मत नहीं रख पाई और उनमें से गर्म आंसू बहने लगे जो जश्न के हाथ पर गिरे तो उसने अपनी आंखें खोली। अति का झुका हुआ चेहरा उसके चेहरे के ऊपर ही था तो उसने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से बहते लबालब आंसू उसके गालों से होते हुए उसके गालों पर गिरने लगे। कर ली ना आपने अपनी मन मर्जी, सही कहते थे आपकी मेरी सोच आपके इरादे नहीं बदल सकती। मैं सच में सोच रही थी कि शायद आप वैसे नहीं हैं जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, लेकिन मेरी सोच ही गलत थी। आपके इरादे तब भी वही थे और आज भी वही हैं और अब तो आपने अपने इरादों को अंजाम भी दे दिया। कर ली मेरे साथ ज़बरदस्ती, उसने रोते हुए कहा। जश्न ने आराम से उसे अपनी बात कहने दी और जब वो चुप हो गई तो भी वो एक पल उसे ही देखता रहा, लेकिन अगले ही पल उसने उसे खींचकर फिर से अपनी बाहों में समेट लिया। अति की तो धड़कनें एकदम से रुकने लगी, लेकिन जश्न का चेहरा नॉर्मल ही था। वो खुद को उससे छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जश्न ने बहुत ज़्यादा कसकर उसे खुद से पकड़ रखा था। तुम्हें बुखार था और तुम ठंड में बुरी तरह से काँप रही थी, इसलिए तुम्हें गर्मी देने के लिए कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है क्या? अपने गंदे इरादों को अच्छा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। पहले मैं आपको समझ नहीं पाई, लेकिन अब पूरी तरह से समझ चुकी हूँ कि आप एक निहायत ही घटिया इंसान हैं, जिसे वही करना है जो उसे खुशी दे, चाहे उसकी खुशियाँ किसी और को कितना ही गम क्यों ना दे। यही सच था कि आप मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यहाँ लाए हैं और आज ये साबित भी हो गई। मैं बुखार से तड़प रही थी, लेकिन आपने फिर भी मेरी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अपने गंदे इरादों को पूरा कर ही लिया। अति लगभग उसे बिस्तर से धक्का देते हुए बोली और हटने लगी, लेकिन जश्न ने एक बार फिर से उसे पकड़ा और बिस्तर के अंदर कर लिया। पहले ये पहन लो, उसने अपनी शर्ट उसके आगे करते हुए कहा। उसे अपनी शर्ट देते देख अति व्यंग से मुस्कुराई और बोली, नींद में हैवानों की तरह फ़ायदा उठा सकते हो तो आंखें खोलने के बाद नकाब क्यों ओढ़ लेते हो? अब क्या पर्दा करना? रहने दीजिए, नाटक मत कीजिए। अति अभी ये कह ही रही थी कि जश्न अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं लगती ज़रूरत तो ना सही, मुझे तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे यूं उठते देख अति हैरान रह गई। अति ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उससे वो शर्ट भी खींच ली। उसे वो शर्ट पहनते देख जश्न के होठों पर एक मुस्कुराहट सी आ गई, लेकिन जल्दी ही वो गायब भी हो गई। अति बाथरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर ही जश्न ने उसका हाथ खींचा और उसे दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया। अति सहमती हुई उसे देखती रह गई। जश्न भी उसके चेहरे को देख रहा था और फिर एकदम वो उसकी गर्दन की तरफ बढ़ा।
अति अपनी जगह पर खड़ी रह गई, जैसे बर्फ की तरह जम सी गई हो। जश्न की करीबी से उसकी सांसें तेज हो गई थी। आहें भरते हुए उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका पूरे जिस्म में एक नया सा एहसास दौड़ने लगा जो आज तक उसने कभी महसूस नहीं किया था, कुछ अलग सा। वो जश्न को खुद से दूर कर ही नहीं पाई। जश्न ने हल्के से उसके गाल को चूमा तो अति के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जश्न के सीने पर अपने हाथ रख लिए, जिससे उसके नाखून जश्न के सीने पर गड़ गए। अगले ही पल जश्न उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा। ना आंसू थे ना दर्द, कुछ अलग सा था उसकी आंखों में जो किसी नशे से कम नहीं था। जश्न एक बार फिर से उसके करीब हुआ, लेकिन इस बार वो उसके कान की तरफ बढ़ा और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हें पाने के लिए मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं खुद तुम्हारे करीब आना चाहूँ तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे दूर रह सको। थोड़ी देर पहले क्या हुआ क्या नहीं, ये बताना मैं तुम्हें ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि जश्न सिंह शेखावत सफाई नहीं देता। लेकिन बस इतना समझ लो कि जश्न सिंह शेखावत कोई काम डंके की चोट पर करता है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, आई डोंट केयर। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया, जबकि अति दीवार से लगकर ही खड़ी रह गई। जश्न की बातें, उसकी हरकतें तो बात की बात। अभी उसे खुद पर हैरानी हो रही थी कि उसके करीब आने पर उसे क्या हो रहा था। वो क्यों उसे खुद से दूर नहीं कर पाई। जितनी नफरत से वो शेखर, कालिंदी और उन सबको देखती थी, उतनी नफरत से वो जश्न को खुद से दूर क्यों नहीं कर पाई। वो अभी भी सोचों में गुम खड़ी ही थी कि जश्न बाथरूम से बाहर आया। उसने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने कपड़े पहनने लगा। वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था, तभी आईने में से एक नज़र उसने फिर से अति को देखा, जो अभी भी वैसे ही खड़ी थी। उस वाइट शर्ट में वो बेहद क्यूट लग रही थी, इसलिए जश्न की नज़र ना चाहते हुए भी उस पर ठहर गई। वैसे ये शर्ट भी तुम पर अच्छी लग रही है, लेकिन फ़िलहाल हमें बाहर जाना है तो कुछ अच्छा सा पहनकर तैयार हो जाओ। जश्न ने जैसे ही कहा, अति को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे बहुत गहरी नींद से जगा दिया हो। पर हम कहाँ जा रहे हैं? आप मुझे फिर से बेचने? अति का इतना कहना ही था कि गुस्से से जश्न की नसें एक बार फिर से तन गई। अब तक जिस चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से बिखरी थी, वो एक बार फिर से गुस्से से भर गया, और इस बार गुस्सा हद से पार था। अगले ही पल वो गुस्से से कांपता हुआ उसके सामने था, लेकिन इस बार उसके होठों से पहले उसके हाथ चले। उसने अति के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और हल्का सा खींचते हुए उसके चेहरे के ऊपर झुका और दांत पीसते हुए बोला, आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार तुम्हारी ये बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ। उसके बाद बर्दाश्त करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, और ना ही मेरा गुस्सा तुम झेल पाओगी। इस तरह बाल खींचने से अति को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दर्द से उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन उन आंसू की तपिश तब कम हुई जब जश्न ने अपनी अगली बात कही, तुम कोई चीज़ नहीं हो जिसे कोई खरीदे या बेचे। तुम इंसान हो, तुम्हारा एक नाम है, सांसें चलती हैं तुम्हारी, जिन पर सिर्फ तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं। सिर्फ 10 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, जल्दी से तैयार हो जाओ, और मुझे देर बिल्कुल पसंद नहीं। उसने उसके बालों को छोड़कर नॉर्मल होकर कहा। अति कुछ पलों के लिए तो उसकी आंखों में ही देखती रही। क्या है ये इंसान, एक पल में आग है तो एक पल में पानी। कभी ऐसी बातें करता है जिससे मन तड़प उठे, तो कभी तड़पते हुए मन को शांत भी कर देता है। अति ने अभी भी बैग में से कपड़े बाहर नहीं निकाले थे। सारे कपड़े बैग में टेबल पर ही रखे थे। वापिस आने के बाद ये सारे कपड़े अलमारी में लगा लेना, जश्न ने कहा, तो अति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कुछ ऐसा भी नहीं कहा जो तुम्हें समझ ना आए। जश्न ने उसका मुंह किसी गोलगप्पे की तरह खुले देख कहा, पर ये तो आपका कमरा है, आज से तुम्हारा भी है। पर क्यों? जिस दिन हम आए थे उस दिन आपने कहा था कि मैं अलग कमरे में रहने वाली हूँ। अच्छा, ये कहा था मैंने? अति ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। तो अब भी जो कहा है मैंने ही कहा है, और मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने से पहले तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी, जश्न ने कहा, और फिर बोला, 2 मिनट बर्बाद कर चुकी हो। ठीक 8 मिनट बाद तुम जिस भी हालत में होगी उसी से उठाकर बाहर ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर अति के पैरों को पहिए लगे या उसके हाथों को पंख, पता नहीं, पर वो गायब ज़रूर हो गई। जब वो दोनों घर से बाहर निकले तो अति अपनी नज़रें पूरे घर में दौड़ा रही थी, इसलिए उसके कदम धीमे थे। जश्न ने एक नज़र उसे गुस्से से देखा और अगले ही पल वो उसकी गोद में थी।
ये बार बार आप मुझे गोद में क्यों उठा लेते हो? इस घर में एक चक्कर तुम वापस आने के बाद लगा लेना। अभी मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि अपना टाइम बर्बाद करूं। पहले ही तुमने पूरे 2 मिनट ज़्यादा लिए हैं। उसकी बात सुनती ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। शायद ही वो उसे कभी समझ पाए। गाड़ी जश्न ड्राइव कर रहा था और अति साथ वाली सीट में बैठी थी। जश्न पूरा गंभीर होकर ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें अति पर भी बराबर थी, जो बाहर की रंग बिरंगी लाइट और खुली बड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें देख रही थी। वो एक गांव से थी, इसलिए उसने ये सब कभी नहीं देखा था। तभी अचानक से उसे एक चाट पापड़ी वाला दिखा, जिसे देख उसने अपनी जीभ होठों पर फेरी। अगले ही पल जश्न की गाड़ी एक झटके से रुकी। अति का सिर भी आगे डैशबोर्ड पर लगता अगर जश्न अपना हाथ आगे नहीं रखता तो। अति बड़े शौक से कभी गोलगप्पे खाती, तो कभी दही भल्ला, तो कभी चाट पापड़ी, लेकिन जश्न गाड़ी से अपनी पीठ टिकाए बस उसे देख रहा था। तभी अचानक से वो अति के करीब आया और अपना रुमाल निकालकर उसका मुंह साफ करने लगा। उसके मुंह पर दही लगी थी। अति एकदम फ्रीज हो गई। उसके मुंह से निकलती सीसी की आवाज़ सुन जश्न ने उससे पूछा, मिर्ची लग रही है? पर अति ने डरते हुए नामे सिर हिला दिया ताकि जश्न उसे डांट ना दे कि उसने इतना खाया क्यों। उसे एक चिंता ये भी थी कि उसने खा तो लिया, लेकिन जश्न ने पैसे ना दिए तो उसका क्या पता वो कब बदल जाए। इसलिए वो जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। जश्न उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर पैसों की गड्डी ठेले पर रख कर गाड़ी में आकर बैठ गया और विंडो ऊपर कर दी। अति अभी भी मिर्ची से सीसी कर रही थी। कभी जीभ बाहर निकालती तो कभी लंबी सांस लेकर होठों को गोलकर हवा छोड़ती। माथे पर चमकता पसीना बता रहा था कि मिर्ची ने होश उड़ा रखे हैं। लेकिन असली होश तो तब उड़े जब जश्न ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और उसकी बोलती बंद कर दी। जश्न को पागल करती सीसी की आवाज़ बंद हुई। अति की मिर्ची तो कब की गायब हो चुकी थी और वहीं रंगत गालों पर भी छाई थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? जश्न से छूटने के बाद अति गुस्से से बोली। मिर्ची लग रही थी तुम्हें, तो मुझे उससे दूर करने का कोई और तरीका नहीं मिला। तो क्या आपके सामने जिसे भी मिर्ची लगती है आप ऐसे ही उसकी मिर्ची दूर करते हैं? मैं ऐसे किसी को भी बीच रास्ते में तीखा नहीं खिलाता। मतलब मीठा खिलाते हैं? मैं कुछ भी खिलाऊं तुम्हें क्यों जानना है? उसकी बात सुनकर अति ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। सही है, मुझे क्या हक कुछ भी जानने का? तुम दूसरी हो। जश्न ने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कहा तो अति ने उसकी तरफ देखा। जश्न का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर उसे लगा शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। उसने फिर से नज़रें झुका ली। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी फिर से शेखावत विला के अंदर एंटर हुई। वापस गाड़ी घर में आते देख अति ने हैरानी से जश्न की तरफ देखा, लेकिन जश्न ने उसकी तरफ नहीं देखा और गाड़ी से बाहर निकल घर के अंदर आ गया। अगर हमें कहीं जाना ही नहीं था तो हम बाहर गए ही क्यों? वो उससे पूछती पूछती अंदर आई। उसकी भागने की स्पीड और जश्न की चलने की स्पीड लगभग एक जैसी थी। हमें तुमसे कुछ बात करनी है जश्न, रागिनी जी ने जश्न का रास्ता रोकते हुए कहा। ऊपर कमरे में जाओ, जश्न ने अति की तरफ देखकर कहा। नहीं, ये लड़की तुम्हारे कमरे में बिल्कुल नहीं जाएगी। अभी इसी वक्त इस लड़की को जहाँ से लेकर आए हो वहाँ छोड़ कर आओ, रागिनी जी ने कहा तो अति एकदम से जश्न के पीछे हो गई और उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया। जश्न अति की तरफ पलटा और उसे बेहद गुस्से से देखते हुए एक बार फिर से बोला, अभी इसी वक्त हमारे कमरे में जाओ। उसके इस तरह गुस्सा करने से और रागिनी जी की कड़क नजरें अपने ऊपर पाकर अति कांपने लगी। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? जश्न ने एक बार फिर से चिल्लाया तो वो जल्दी से ऊपर कमरे की तरफ भाग गई। उसके जाने के बाद जश्न फिर से रागिनी जी की तरफ मुड़ा और उन्हें देखते हुए बोला, अब कहिए क्या कहना है आपको? इतना ठंडा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है कहानी पर? क्या हुआ, आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है? कहानी आगे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अति की मासूमियत और जश्न की मोहब्बत से सराबोर होती जाएगी। आप लोगों के कमेंट ही बिल्कुल नहीं आए पहले पार्ट पे। आप लोगों का कमेंट मेरा एनर्जी बूस्टर है। जब कमेंट और लाइक अच्छे आते हैं तो व्यूज़ भी अच्छे जाते हैं, फिर कहानी का अगला पार्ट जल्द से जल्द लाने का मन होता है। आप लोग मुझे हिम्मत दीजिए ताकि मैं कहानी का अगला पार्ट आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ला सकूं।
उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।